पूरा हॉल एकदम भरा है, पर हमारा नया मेंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी जी, आप सोना की बात कर रहे हैं ना? शिवानी बहू, 4 हफ्ते पहले उसके अलावा हमारे घर में कोई और नया मेंबर आया है क्या? ये हमारा फैमिली टाइम है, इतने दिन में छोटी बहू को समझ में नहीं आया। दादी, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। तो रुक, मैं जाती हूँ। घर के सभी सदस्य शाम को गप्पे मारते हुए चाय पी रहे थे, पर मासूम सोना बहू दिन, दोपहर और रात अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। सोना हॉल की बातों से बेखबर फुल एसी कर ब्लैंकेट में दुबकी पड़ी थी। सुरेखा वहां पहुंचती ही एसी बंद कर देती है। सोना, सोना। जी मम्मी जी, बताइए, क्या कोई काम था? बहू, मुझे घड़ी देखना नहीं आता, जरा देख कर बता कितने बजे? मम्मी जी, 5 बज गया है। बहू, 5 बज गए, पर तुम दोपहर मना रही हो? कभी कभी तो मुझे लगता है मैं बहू नहीं, कुंभकर्ण की बहन लेकर आई हूँ। मम्मी जी सॉरी, मुझसे कोई काम था क्या? सोना बहू, तुम्हें पिछले संडे को बताया था ना कि हम सब शाम को एक साथ बैठकर चाय कॉफी पीते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठता है, लेकिन तुम गायब हो। तुरंत हॉल में आ जाओ। जी मम्मी जी। सोना आलस भरे चेहरा लेकर हॉल में आई। हॉल में हंसी गूंज रही थी, क्योंकि रविश जी रुद्र और सोना की शादी के फनी मोमेंट्स बता रहे थे। फिर क्या हुआ पापा? मैं तो घोड़ी पर था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। अरे रुद्र बेटा, मौसा जी का पैंट नीचे और मौसा जी यार, फिर तो जैसे तैसे मैं लेकर आया। उन्होंने इतनी पी रखी थी कि खुद उनको होश ही नहीं था। तभी राघु काका हॉल में आते हैं। बता दीजिए किसके लिए चाय और किसके लिए कॉफी बननी है? मेरी और रविश जी के लिए कड़क चाय बना दीजिए, बाकी ये बच्चों से पूछ लो इन्हें क्या पीना है। एक एक करके सब अपनी पसंद बता देते हैं, पर सोना, उसको चाय कॉफी से ज्यादा सोना पसंद था। ख्याली दुनिया में खोई सोना कुछ नहीं बताती, और फिर कुछ देर में सभी की चाय कॉफी आ जाती है, पर एक कप कम। सुना, सब लोग चाय और कॉफी पी रहे हैं, और तुम्हारा कप कहाँ है? भाभी, वो काका शायद भूल गए होंगे, उन्होंने मुझे कॉफी दी ही नहीं। काका नहीं भूल गए, बल्कि तुमने राघु काका से चाय और कॉफी के लिए बोला ही नहीं, इसलिए तुम खाली बैठी हो। ओह, ऐसा ही होगा, मैं भी उन्हें बोल देती हूँ। सोना, अभी तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो भी चाय पी रहे होंगे ना, तुम खुद जाकर बना लो। हाँ सोना बहू, शिवानी सही कह रही है, हम अपने हाउस हेल्पर को परिवार की तरह ही मानते हैं। 1 कप चाय कॉफी की तो बात है, जाओ खुद बना लो। ठीक है। सोना, चाय कॉफी तो तब बना लेना जब उसे पता हो दूध, चीनी, कॉफी पाउडर कहाँ रखा है। फिर क्या, किचन में तबाही आ गई, कांच की बर्नियां एक दूसरे से टकराई। ओह थैंक गॉड, कॉफी बनाने का सारा सामान मिल गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक केटल में डालकर बना लेती हूँ। जब तक कॉफी बन रही है तब तक फोन चला लेती हूँ, वरना खड़ी खड़ी बोर हो जाऊंगी। कर 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 1 मिनट के अंदर ही केतली से कॉफी का तूफान आया। लेकिन सोना एक कोने में खड़ी रील देखने में इतनी मस्त थी कि उसे उस तूफान से कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे लग रहा है किचन में किसी चीज के जलने की महक आ रही है। अरे जल्दी देख कर आ, तेरी बावरी देवरानी किचन में क्या कांड कर रही है। 1 मिनट मम्मी जी। शिवानी किचन में घुसते ही आंखें फाड़ने लगी। सोना रील देख देख कर हंस रही थी, दूसरी तरफ केतली से निकलकर कॉफी पूरे किचन में डांस कर रही थी। मम्मी जी देखिए, किचन में कॉफी की नदियां बह रही है। क्या हुआ भाभी जी, अब इतना चीख क्यों रही है? पीछे देखो, फिर तुम हंसने की जगह रोने लगोगी। सोना पीछे मुड़कर देखती है तो केतली में चाय उफन कर फर्श पर आ रही थी, और सामने किचन के दरवाजे पर पूरा खानदान खड़ा था। हे भगवान, सोना तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हालत कर दी तुमने किचन की। 1 कप कॉफी बनाने में इसने तो तबाही मचा दी। सॉरी मम्मी जी, वो मैं फोन देखने लगी थी। अरे बहू, बगल में रखा कॉफी मेकर छोड़कर तुमने केटल में कॉफी क्यों बनाई? पापा जी, सीधी सी बात है, हॉस्टल में लड़कियां केटल में कॉफी बनाती है, देवरानी जी की वो आदत अभी तक गई नहीं होगी। सोना वहां से जाने लगती है। 1 मिनट बहू, कहाँ चल दी? वैसे तो सपना झाड़ू पोछा करने आती है, लेकिन अब वो तो कल सुबह करने आएगी, इसलिए किचन में जो भांग फैलाई है तुम्हें ही साफ करनी पड़ेगी। जी मम्मी जी। मेरी किस्मत तो देखो, कॉफी की शॉट लगाने आई थी और अब पोछा किस रही हूँ। इससे तो अच्छा सासू माँ मुझे जगाती नहीं तो ना ये कांड होता। पर ये तो शुरुआत थी। सोना का लापरवाही भरा आतंक जारी रहता है। एक दिन सुरेखा की दोस्त रिंकी उससे मिलने आती है। सोना अपनी दुनिया में मस्त साड़ी पर प्रेस कर रही थी। देवरानी जी, बाहर आइए। जी बताइए। बताना क्या, बाहर रिंकी आंटी आपके दर्शन के लिए बैठी है। मेरे दर्शन? मतलब मैं कोई देवी हूँ? अरे यार, तुम्हारे मुंह दिखाई करने आई है। लेकिन 1 मिनट, ये कपड़ा जलने की महक कहाँ से आ रही है? ओह नो, मेरी
साड़ी जल गई। देवरानी जी संभल कर, वरना साड़ी के साथ आपका हाथ भी जाएगा। पहले बाहर आ जाओ, वरना सासू माँ रूम के अंदर आ गई तो साड़ी देखकर तुम्हें बिल्कुल बाहर कर देंगी। जी भाभी, मैं चलती हूँ। रिंकी सोना को ऊपर से नीचे तक देखती है। सुरेखा, तेरी बहू देखने में तो गुलाब सी है, पर इस गुलदस्ते में खुशबू है कि नहीं? अंदर से खाली है? अरे नहीं रिंकी बहुत पढ़ी लिखी है, काम काज करने में भी हाथ साफ है। वैसे तो तेरे रसोईया लगा है, पर मैं तेरी दोनों बहू के हाथ का तो खा चुकी हूँ। सोच रही हूँ आज इसके हाथ का बना डिनर किया जाए। अरे क्यों नहीं रिंकी, लेकिन आज तो बहू डिनर नहीं बना पाएगी। आज क्या है? उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। रिंकी, आज सिलेंडर खत्म हो गया है और खाना लकड़ी जलाकर बनेगा, और ये गुलाब सी बहू कहाँ चूल्हे और अंगीठी के सामने झुलसेगी। हाँ सुरेखा, ये बात तो सही कह रही है। आजकल की बहुएं चूल्हे पर खाना बनाने को जुल्म समझती है, और हम तो अपनी बहुओं पर ऐसे जुल्म करते नहीं। जा सोना बहू, अब तो अपने रूम में आराम कर ले। हाँ, ऐसा कैसे? सोना बहू खाना बनाकर नहीं खिला सकती, लेकिन 2 कप कॉफी तो बना ही सकती है। अरे रिंकी, तेरा नसीब ही खराब है। हमारा कॉफी मेकर तो कब से रिपेयर होने के लिए गया है, वरना तुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सोना बहू के हाथ का खाना खाने के लिए फोन करके आएंगे। जब सोना और सिलेंडर दोनों सही होंगे ना, तो मैं तुझे फोन कर दूंगी। हाँ। सोना वेदिका को देखते हुए फुसफुसाती है। लगता है मम्मी जी कॉफी वाले कांड के बाद मुझे किचन में घुसने भी नहीं देना चाहती। देवरानी जी, मम्मी जी के दिल में जो डर बैठा है ना, उससे आज आपको फायदा हो गया। मैं इस फायदे से ज्यादा अपने साड़ी जलने के नुकसान के बारे में सोच रही हूँ। सोना की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, या यूं कहिए सोना दूसरों की मुसीबत बढ़ा रही थी। सोना दोपहर के वक्त बाल्टी में पानी लिए कमरे में पोछा लगा रही थी। इस घर में सब मजे से है, एक मेरी लाइफ की कलेश खत्म नहीं होते। अपने रूम का झाड़ू पोछा करके बेडशीट धुलनी है, सपना के होते हुए भी सफाई खुद करनी पड़ रही है। सोना बाल्टी और पोछा लेकर बाथरूम में जाती है। जैसे उनके पतिदेव गीले पोछे में फिसलते फिसलते रूम में घुसते हैं। मर गया। रुद्र गीले पोछे में फिसलता हुआ सीधा सामने वाली दीवार में टकराता है। पूरा घर रुद्र की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ रुद्र, तू वहां कैसे पड़ा है? रुद्र जी, अब ठीक तो हो? सोना वहीं रहो, वरना मेरी तरह तुम भी इस गीले पोछे में स्केटिंग करते हुए दीवार में अलग होगी। अरे सपना तो कब की चली गई, पोछा अभी तक गीला है। भाभी जी, सपना न जाने क्यों कभी भी मेरे रूम में पोछा ही नहीं लगाती। बहुत धूल जम गई थी तो मैंने खुद ही पोछा लगाया, और जब तक सूखता। रुद्र जी, बहू तेरी माँ ने सही बताया था, तुझे सच में घर का कोई काम नहीं आता। देखने से ही लग रहा है पोछा बिना निछोड़े लगा दिया है। बहू तेरी इस हरकत की वजह से मेरे बेटे की हड्डियां टूट गई। मम्मी जी, सपना मुझे बता रही थी जब वो पोछा लगाने आती है तो सोना का रूम बंद ही होता है। सोना 11-12 बजे सोकर उठती है, तब तक तो सफाई करके सपना चली ही जाएगी ना। अब जब रूम बंद होगा तो रूम में सपना तो सफाई करने आएगी नहीं, खुद ही करनी पड़ेगी। मम्मी, अगर इस तरह से इसने 1-2 दिन और सफाई कर ली तो कभी मेरे हाथ में प्लास्टर होगा, कभी पैर में। बेटा सही कह रहा है। सोना बहू, कल से 9 बजे तक बिस्तर खाली होना चाहिए, वरना इसकी अलग से सजा मिलेगी। मम्मी जी, सजा ही सजा है। कभी कभी लगता है मैं मायके ही चली जाऊं। अपना मायके वाला रूटीन ससुराल में चलाओगी तो ऐसा ही लगेगा। रुद्र, तू हॉल में आ, देख कहीं चोट तो नहीं लगी। मम्मी, अभी तक तो चोट नहीं लगी, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं है। भाई इस तरह से मासूम सोना अपनी मासूमियत दिखाती, जिससे खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान हो जाता। कुछ दिन बाद रघु काका 3 दिन के लिए छुट्टी पर गए, और फिर एक ही सवाल था, खाना कौन बनाएगा। सुरेखा तीनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। रघु काका कल अपने गांव जा रहे हैं, अब खाना तुम में से किसी एक को ही बनाना पड़ेगा, किसी एक को खाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सब बहू एक लाइन में खड़ी हो जाओ, जो बहू आगे आएगी वही रसोई संभालेगी। ये सुनते ही शिवानी और देविका 4 कदम पीछे चली जाती है, और सोना बिना दाएं बाएं देखे सांस रोककर खड़ी रही। पापा जी, मैं तो 1 कदम क्या 1 उंगली भी नहीं हिलूंगी, मुझे इस रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना। सोना को आगे देखकर सबकी सांसें थम जाती है। मतलब अगले 3 दिन तक सोना बहू खाना बनाएगी? ना ना पापा जी, आगे आना तो दूर की बात है, मैं तो हिली भी नहीं हूँ। लेकिन छोटी चाची, अपने लेफ्ट राइट देखिए, आप ही सबसे आगे हैं। सोना गर्दन घुमाकर देखती है तो सच में वो उन दोनों से आगे थी। सोना बहू, वैसे तो मैं तुझसे खाना बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती,
लेकिन अब तू आगे आ गई है तो अगले 3 दिन तक तुझे ही रसोई संभालनी होगी। मम्मी जी हर बार मैं ही क्यों फंस जाती हूँ? बेटा अब फैसला हो गया है, कल की रसोई की जिम्मेदारी तेरी। भाभी ये तो चीटिंग हुई, अगर 2 कदम पीछे जाना था तो मुझे भी खींच लेते। सोना उसके लिए दिमाग और आंखें एक्टिव रखनी होती है। खैर कल से बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाना। सोना बिना हिले ही आगे आ गई। वाह रे किस्मत, सोना जितनी ही खुद को बचाती वो उतना ही फंस जाती। अब क्या सोना की सुबह किचन से शुरू हुई, उसे तो ये भी नहीं पता किचन की शुरुआत चाय से होती है। सोना धरा के लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध बना दे। 1 मिनट, लेकिन तुम इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो यहाँ? भाभी मुझे आटा लगाना सबसे बेकार लगता है, तो मैं सबसे पहले आटा लगा रही हूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। बिना नहाए आटा? अरे हमारे यहाँ किचन में घुसते ही पहले चाय पानी बनाते हैं, उसके बाद नहाकर खाना और नाश्ते की तैयारी करते हैं। सोना बहू चाय बन गई? मम्मी जी सोना ने चाय की तो नहीं लेकिन पराठों की तैयारी कर दी है। मम्मी जी भाभी मजाक कर रही है, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। समझ गई मैं। पहले मेरे लिए चाय और पापा जी के लिए ग्रीन टी बना दे, बाकी घर की सफाई होने के बाद ही नाश्ता बनेगा। भाभी अब ये जो आटा लगा लिया उसका क्या करूं? अगर मम्मी जी को पता लग गया कि मैं सफाई होने से पहले ही नाश्ते की तैयारी करने आ गई थी और नाश्ता बना दिया तो आफत हो जाएगी ना। ऐसा कर आटा खिड़की से बाहर गार्डन में फेंक दे, ना होगा आटा ना खुलेगा राज। लेकिन पापा जी अक्सर गार्डन में टहलते रहते, उन्होंने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा बहन, तेरी जो मर्जी हो वो कर, मैं धरा को दूध पिला देती हूँ। सोना बिना दिमाग को कष्ट दिए आटा अपने ही गार्डन में फेंक देती है। चाय पानी पीने के बाद सोना नहाकर किचन में नाश्ता बनाने आई, लेकिन बाहर से 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सुरेखा हॉल से गेट की ओर गई। हे भगवान, इन कुत्तों ने क्या गंध फैलाई है। पीछे से शिवानी और रविश और वेदिका भी आ जाते हैं। सुरेखा जी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? ये हमारे गार्डन में इतना आटा कहाँ से आया? कुत्तों ने टुकड़े टुकड़े करके पूरे गार्डन को गंदा कर दिया है। मम्मी जी कहीं ये सोना ने तो नहीं फेंका? पूछ कर आती हूँ। सोना बहू इधर आ। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? सोना सामने देखती है पूरे गार्डन में आटे के चिथड़े फैले पड़े थे। बहू तूने आटा मलकर गार्डन में फेंका? नहीं मम्मी जी, मैं तो आटा मलने जा रही हूँ। मम्मी जी मैं बताती हूँ, सुबह जब चाय का पूछ रही थी ना देवरानी जी, तब वो आटा मल रही थी। जब मुझे पता चला कि हमारे घर में बिना नहाए खाना नहीं बनता, इन्होंने आटा गार्डन में फेंक दिया। मम्मी जी मैंने आटा फेंका जरूर, लेकिन गार्डन में फेंकने के लिए शिवानी भाभी ने बोला था। मतलब सोना बहू को खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, खाना नहाकर बनाते हैं ये भी नहीं पता। सोना तुम्हारी वजह से गार्डन में गंदगी हुई है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मम्मी जी अब सही कह रही हो। मैं सही कहती हूँ, इसीलिए सजा तुम्हें भी मिलेगी। अब से किचन तुम संभालोगी और सोना तुम इस गार्डन की सफाई करो, पौधों में कटिंग करके पानी दे दो। मम्मी जी लेकिन किचन तो सोना संभाल रही थी ना। शिवानी बहू, अगर तुम अपना दिमाग नहीं चलाती तो किचन सोना ही संभालती, ना ही गार्डन में ये गंदगी फैलाती। भाभी जी अब तो अपने भी चाय जाल में फंस गई, इसलिए मैं दूसरों को सलाह नहीं देती। खैर मैं तो आराम करने जा रही हूँ। फिर क्या, दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं और दोनों के दोनों परेशान। हे भगवान, बेमतलब में तीनों टाइम 8-9 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ना सुबह किचन में जाती और ना ये सजा भुगतनी पड़ती। अगर मैं अपने दिमाग से सोच लेती तो आज मुझे इतनी धूप में गार्डन की सफाई ना करनी पड़ती। उस वक्त मैंने डर की वजह से आटा फेंक तो दिया, पर अंजाम का नहीं सोचा। सोना लगभग दोपहर कड़ी धूप में गार्डन साफ करके पसीने में तरबतर, हाथ और चेहरे पर मिट्टी लगी, हांफती हुई घर में घुसती है। देवरानी जी आइए, भाभी ने बढ़िया दाल चावल और चपाती बनाई है। बाकी लोग तो कब के आ चुके, आप ही रह गई थी। बहू हाथ मुंह धुलकर खाना खा ले। मम्मी जी पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, पहले तो मैं शावर लूंगी, उसके बाद लंच करूंगी। शाम की चाय के वक्त सब घर में इकट्ठे बैठे थे। शिवानी सबके लिए चाय और कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन 1 कप कॉफी बच जाती है। ये तो सोना की कॉफी रह गई है, जब से ऑफिस से आया हूँ वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज तो सोना ने खाना भी नहीं खाया, शायद गार्डन की सफाई करके ज्यादा ही थक गई। रुद्र जाओ उसे उठा दे, कॉफी पीकर हम सबको शॉपिंग पर भी जाना है। ठीक है, मैं उसे जगाता हूँ। रुद्र ने कुंभकर्ण की बहन सोना को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन सोना इतनी थक गई थी कि टस से मस ना हुई। फिर क्या, सोना लगभग शाम के 6 बजे खुद ब खुद उठी, हॉल में आई। चारों ओर सन्नाटा, घर के सारे सदस्य गायब। हे भगवान, घर के सब लोग अचानक से कहाँ चले गए?
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक बार रूम में चेक करती हूँ। शिवानी भाभी, मम्मी जी, अरे कोई तो बोलिए। लगता है सारे मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए। इतने में गेट खुलता है। हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग लिए सब मुस्कुराते बातें करते घर के अंदर घुसते हैं। ओहो सोना बहू, आखिरकार तुम जागी गई। आप सब लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? सुना, हम लोगों ने बहुत कोशिश की तुम्हें साथ ले चले, लेकिन तुम तो गहरी नींद में थी और हम लोग तुम्हारी गहरी नींद खुलने का इंतजार नहीं कर सकते थे। आज सुना, हम लोग कल केदारनाथ की ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसलिए गर्म कपड़ों की शॉपिंग करने जाना था। मैंने तो हर तरह से तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम। अचानक से ट्रिप की प्लानिंग, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। बहू, अब राघव काका अपने गांव गए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी ट्रिप के लिए चले जाते हैं। हाँ सुना, तुम्हारे सोने की वजह से तुम्हारे हाथ से केदारनाथ की ट्रिप भी निकल गई। भाभी अब सही कह रही हो, मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई तो मैं ट्रिप पर कैसे जा सकती हूँ? आप लोग केदारनाथ जाओ, मैं मायके चली जाती हूँ। अरे बहू, तुझे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र और तेरी जेठानियों ने मिलकर तेरे लिए बढ़िया गर्म कपड़े खरीद लिया है। सुना, तुम्हारी शादी के बाद हम लोग पहली बार किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। अब तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकते। जेठानी जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो हमारे जेठ जी, वो दोनों कहाँ है? वो दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, लेकिन हमें केदारनाथ के रास्ते में ही वो दोनों मिल जाएंगे। फिर क्या, अब रात भर पैकिंग करो, सुबह जल्दी ट्रिप के लिए निकलना है। और सोना बहू, फिर से सो मत जाना, वरना इस बार तो पक्का केदारनाथ के दर्शन का मौका गंवा दोगी। पापा जी, अब तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आएगी। शुभम इस दिन पूरे 30 साल का होने वाला था और इसके पहले कि 30 साल पूरे होते सुजाता उसकी शादी करवा देना चाहती थी। अब तुम कोई ना नुकुर मत करना, जो लड़की रहेगी जैसी रहेगी हाँ कर देंगे। अजीब बात करती हो, मैंने कब ना नुकुर की? हर बात तो तुम ही कहती थी कि लड़की की आंखें कटीली नहीं है, नाक तिखी नहीं है, रंग जरा दबा लग रहा है, फिर मेरे बेटे के सामने जरा 19 है। अरे वो कंजे आंखों वाली है, शातिर होती है, इसलिए मना कर दिया था। ये लो भाई, एक और। पिछले 3 साल से यही तो कर रहे हैं हम। यहाँ लोगों की 2 महीने में शादियां हो जाती है, पर तुमने अपने बेटे को पूरे 30 का कर दिया। ये गलत कह दिया आपने, और ये किसी के सामने मत कह दीजिएगा। अभी हमारा बेटा 29 साल 11 महीने और 30 दिन का है, अभी 1 दिन हाथ में बाकी है, और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में मैंने उसकी उम्र 2 साल कम डाल रखी है। तो माई सन इज स्टिल वेरी यंग। लड़की वाले अगर सामने से कंफर्म भी करना चाहे तो आप 27 याद रखिएगा, 27 से 1 दिन ऊपर नहीं कहना है। मानना पड़ेगा मम्मी, लड़की से तो उसके रियल डेट ऑफ बर्थ मंगाती हो, हॉस्पिटल के पेपर तक ले लेती हो, और बेटे की एज छुपा लेनी है। अगर उन लोगों ने सामने से मेरी बर्थ सर्टिफिकेट मांगी तो? अरे वो लोग मेरी तरह कुंडली में नहीं मानते। जब जन्म पत्र मिलानी नहीं है तो सही टाइम जानकर करेंगे क्या? भगवान ने चाहा तो आज तेरा रिश्ता हो ही जाएगा बेटा। और 3 घंटे के सफर के बाद सुजाता पहुंचती है वृंदा के घर। खाना बनाना मुझे नहीं आता आंटी जी, और सच कहूँ तो ये कपड़े, मतलब मम्मी ने ये बोल रखे थे तो मैंने ये भारी सी साड़ी पहन ली, वरना ऐसे कपड़ों को तो मैं अपने वार्डरोब में कहीं दूर दूर तक भी ना रखूं। ऐसे नहीं बोलते बेटा, चुप हो जा। अरे बहन जी, आप क्यों चुप करवा रही हैं? बोलने दीजिए उसे अपने मन की बात। बोलो बेटा। वही तो, अभी तक मैं चुप बैठी थी मम्मी। आंटी जी ने अपनी कसम देकर कहा जो मन में हो बोलो, तो मुझे बोलने दो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आंटी जी को कुछ हो जाए। तो शादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आंटी जी, पर बंदिशों से है। आप मुझे जबरदस्ती अपने हिसाब से कपड़े पहनने पर तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे ना? मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, पर पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं। और ये खाने वाने में मेरा जरा सा भी योगदान नहीं रहेगा। हाँ, योगदान ये है कि मैं बताऊंगी कि किसमें नमक कम है, किसमें ज्यादा है। वृंदा ने तो मेरा दिल ही जीत लिया बहन जी। यह होती है सच्ची लड़की। आज के जमाने में तो लड़कियां इतनी शातिर हो गई है, मन में कुछ और, बाहर कुछ और, पति के सामने कुछ और, सास के सामने कुछ और। पर आपकी बच्ची तो खुली किताब है। और जहां रही खाना बनाना ना आने की बात, तो हमारी बेटियों को भी खाना बनाना नहीं आता था। ससुराल गई तो धीरे धीरे सीखी गई। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। अभी तो मैं हूं ही, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। सुजाता ने तो इस रिश्ते को पक्का करने की ठान ही ली थी। कुंडली में 32 गुण जो मिले थे और शुभम को 30वां लगने के पहले उसे शुभम का रिश्ता भी पक्का करना था। इसी बात पर शुभम और वृंदा की सगाई हो जाती है और 15 दिन के अंदर बहू बनकर वृंदा सुजाता के घर आ जाती है। 1 हफ्ते बाद
अब तो हफ्ता भर हो गया है बहू, हाथ की मेहंदी भी उतर गई। तो मैं सोच रही थी पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। तो मीठे में क्या बनाना जानती हो तुम? मीठे में मुझे दूध में चीनी और चावल डालकर खीर बनाना आता है, वो बना लूंगी। नहीं तो फिर फ्रूट चाट बना लेती हूँ। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता? मुझे लगा कुछ नहीं आता, मतलब कुछ तो आता ही होगा। खैर चलो मेरे साथ रसोई में, मैं आटे का हलवा बनाना सिखाती हूँ तुम्हें। सुजाता वृंदा को लेकर रसोई में जाती है। अभी तुम्हें आटे को सेकना है तब तक जब तक वो हल्का भूरा ना होने लगे। जैसे ही आटा हल्का सुनहरा होने लगेगा उसकी खुशबू हल्की हल्की हवा में फैलने लगेगी। ऐसे तुम समझ जाओगे कि आटा सिक गया है। फिर उसके अंदर जाएगा पानी। वृंदा एक तवा लेकर आती है और एक पतीले में आटे को गूंथना शुरू करती है। अरे अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? आटा क्यों गूंथने लगी? और ये तवा किसके सर पर मारने के लिए लेकर आई हो? हलवे का फाइनल हुआ था ना? वो भी आपने कहा ना मम्मी जी कि आटे को सेकना है, तो रोटी बनाकर ही तो आटे को सेक सकते हैं ना। अरे बाप रे, तुमने कभी रसोई का चेहरा भी नहीं देखा था क्या? है? अब तुम फोन तो चलाती हो ना, फोन में रील्स में तो देखा ही होगा इतना है। जाओ कढ़ाई लेकर जाओ और इसमें सूखा आटा डालो, फिर उससे कड़छी से चलाओ। जैसे ही सुजाता बता रही थी वृंदा वैसे ही कर रही थी। हाँ बहू, अब आटा सीख गया, चलो पानी डालो। इतने में ही वृंदा रसोई से बाहर भागती है। अरे गैस चालू छोड़कर कहाँ चली गई? सुजाता गैस बंद करती है और अपनी बहू के पीछे पीछे जाती है। वृंदा होती है बालकनी में। पौधों में पानी डाल दिया है मम्मी जी, पर मुझे ये समझ में नहीं आया, यह पानी डालने से वहाँ खाना कैसे पक जाएगा? मतलब पहले सुना था खाना बनाना भगवान की देन है, पर अब तो मुझे यकीन हो गया है। सुजाता अपना सर ही पीट लेती है। उसे नहीं लगा था कि बहू को समझाना इतना मुश्किल होगा, पर जैसे तैसे फाइनली वृंदा पहली बार कुछ मीठा बना लेती है। ये हलवा तो काफी अच्छा बनाया है वृंदा आपने। वैसे मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, पर ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। पापा जी आपको हलवा कैसे लगा? आप खा नहीं रहे? अब मुझे झूठ पसंद नहीं है। मैं समझी नहीं पापा जी। तुमने इतना बड़ा झूठ कहा हमसे, ये गलत है बेटा। तुमने कहा था तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, पर यह हलवा तो सच में लाजवाब है। मतलब हमसे झूठ कह रही थी ना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। मैं बिल्कुल डर गई थी पापा जी। वैसे ये ना मम्मी जी की मेहनत का नतीजा है, उन्होंने बताया मैंने बनाया। वृंदा की खाने में पकड़ इतनी कमजोर थी कि खाने का काम सुजाता ही करती। दोपहर के वक्त मैंने दाल चावल भिगो दिए है, कपड़े धोने जा रही हूँ। तुम चावल तो चढ़ा दोगी ना बेटा? चावल चढ़ाना है? हो जाएगा मम्मी जी। नहीं नहीं तुम रहने दो, पता चला तुम चावल को छज्जे पर चढ़ा कर आ गई। तुम्हें मशीन तो चलानी आती होगी बेटा? ऑब्वियसली मम्मी जी, ऐसे तो मुझे बहुत कुछ चलाना आता है। नहीं नहीं बेटा, बहुत कुछ नहीं। हमारे घर में तुम फिलहाल वॉशिंग मशीन चला लो, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। कपड़े धुल जाएंगे तो उन्हें बालकनी में सुखा देना, हो जाएगा ना? कपड़े धोकर सुखाने हो जाएगा ना मम्मी जी? कुछ देर बाद सुजाता आलू की सब्जी काटकर वापस किचन में आती है। सब्जी को छौंक लगाने के लिए वो गैस ऑन करती है। पता, हम मशीन में कपड़े डाल दिए तो वहीं खड़ी है। अरे बहू यहाँ आ जा मेरे पास, मशीन खुद ब खुद चलेगी। तेरे पास रहने से ज्यादा कपड़े साफ नहीं हो जाएंगे। रसोई में रहेगी, मुझे काम करता देखेगी, तभी तो कुछ सीखेगी ना। सुजाता वृंदा के सामने आलू की सब्जी तैयार करती है। दूसरी तरफ कुकर में दाल को डालकर चढ़ा देती है। बहू दाल बन गई है, मैंने कुकर से दाल बाहर निकाल दी। अब तुम चावल चढ़ा दो। दाल के पानी के साथ आपने उस कुकर में डाला था, उसके बाद और भी पानी डाला था, तो चावल को भी वैसे ही चढ़ाना है क्या मम्मी जी? नहीं, मैंने दाल का पूरा प्रोसीजर देखा था, फिर भी सोचा एक बार कंफर्म कर लूं। हे भगवान, क्या बोलूं बेटा, इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ को इतना तो तुम्हें बताना चाहिए था। थोड़ा बहुत खाना बनाना तो सभी को आना चाहिए। वैसे जैसे तुम कह रही हो ना, वैसे खिचड़ी बनती है। तुम्हें चावल चढ़ाने भी नहीं आते। चलो वो भी मैं करके दिखाती हूँ। कुकर खोलने से लेकर बंद करने तक सारी ट्रेनिंग वृंदा को मिल रही थी। इसी तरह धीरे धीरे उसके ससुराल में दिन बीत रहे थे। एक शाम सुजाता बालकनी से कपड़े उतार कर लेकर आती है। मौसम बारिश का हो रहा था, ध्यान रखना होता है बेटा। अभी मैं बालकनी से कपड़े उतार कर ले आई। अगर घर पर मैं नहीं रहती तू तो कमरे में ही बैठी रहती। ऐसे ना कपड़े भीग जाते सारे, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। फिर वापस से कपड़ों को ड्रायर में डालो, और इस केस में तो तुम्हें दोबारा कपड़े धोने भी पड़ते हैं, क्योंकि तुमने कपड़ों को टांगने के बाद उन्हें क्लिप नहीं किया था। हवा के झोंके से कपड़े उड़ भी जाते। घर की गृहिणी को हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है।
सॉरी मम्मी जी, पता नहीं क्या हो गया है, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं काम में, पर अब से ध्यान रखूंगी, आई प्रॉमिस। अपनी सास का मूड अच्छा करने के लिए वृंदा किचन में जाती है और चाय बनाने की तैयारी करती है। बहुत टेंशन दे देती हूँ मैं मम्मी जी को, गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी ना जब, तो उनका सिर दर्द अभी शांत हो जाएगा और गुस्सा भी छूमंतर। वृंदा 1 कप चाय बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। आपकी नॉट सो गुड बहू ने आपके लिए चाय बनाई है मम्मी जी। वाह बेटा, सच कहूँ अभी मेरा मन चाय पीने का ही कर रहा था। सुजाता जैसे ही चाय का पहला घूंट लेती है, चाय को थूक देती है। शक्कर और नमक में भी फर्क समझ में नहीं आया तुम्हें अभी तक बहू? ये चाय नमकीन है बहुत ज्यादा। सोचा था बहू आएगी तो जरा आराम मिलेगा मुझे, पर यहाँ तो बहू का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ रहा है। ऊपर से बहू को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है स्वालक, और उसमें तुम ये नमकीन चाय बनाकर ले आ रही हो। सारी ट्रायल मुझ पर ही करोगी क्या बहू? अब तो मेरे पैर भी जवाब दे गए। पैरों में जरा बाम लगा लेती हूँ, तब तक तो कपड़े तय कर दे, वरना फिर यह भी मुझे ही करना पड़ेगा। कोई काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, मम्मी जी को लगता होगा मुझे कुछ नहीं आता, पर ऐसा नहीं होगा। अब मैं कपड़े इतने अच्छे से समेट कर रखूंगी, वो मुझसे खुश हो जाएंगी। वृंदा आयरन निकालती है और एक एक करके कपड़ों को इस्त्री करना शुरू कर देती है। ये घर के कपड़े है बहू, क्या कर रही है तू? प्लीज मम्मी जी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। पूरा 1.5 घंटा लगाकर वृंदा सारे कपड़ों को इस्त्री करती है और उन्हें अच्छे से समेट के रख देती है। लगता ही नहीं कि बहू घर संभालना सीख पाएगी। फिर क्या काम दिया जाए बहू को? कुछ दिनों बाद, शादी के पहले तू खाना नहीं बनाती थी बेटा, तो कुछ तो करती होगी, वरना दिन भर घर पर मन कैसे लगे किसी का? तुझे अगर डांस पसंद है तो वो क्लास ज्वाइन कर ले, नहीं तो सिखाना शुरू कर दे, नहीं तो ऑफिस ज्वाइन करेगी तो इंटरव्यू दे दे एक आध जगह। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मुझे घर ही संभालना है। मैं हमेशा से घर संभालना चाहती थी और इसीलिए तो मैंने शादी की है। तो पकड़िए कड़छी और सब्जी संभाल, तब तक मैं कमरे से आ रही हूँ। सुजाता रसोई से निकलती है कि अचानक उसके पेट में दर्द उठ जाता है। सुजाता दर्द के मारे पसीने से भीग चुकी थी। वृंदा भागती हुई रसोई से बाहर आती है। ओएमजी मम्मी जी, आप ठीक तो हो? लगता है गैस का दर्द आ गया, तू जरा नमक अजवाइन लाकर दे दे मुझे, 10 मिनट में दर्द बैठ जाएगा। मैं आपको कुछ लाकर नहीं दे रही हूँ मम्मी जी। वृंदा अपनी सास को अपने कंधे का सहारा देती है और उसे अपने घर के बाहर लाकर बिठा देती है। इमरजेंसी में घर पर एक गाड़ी तो रखनी चाहिए। वृंदा फौरन भागकर पड़ोसी के घर जाती है और उनकी कार की चाबी ले आती है। ऐसे छोटे छोटे दर्द ना बहुत घाव कर देते हैं मम्मी जी। आप आराम से बैठिए, हम सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक बार सारे टेस्ट हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये गैस है, और गैस है भी तो क्यों है, और नहीं है तो फिर क्या है। वृंदा ट्रैफिक से भरे रास्ते से ऐसे कार निकाल रही थी मानो स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ जमे हुए हो। वृंदा फटाफट अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। ये खबर जैसे ही मनमोहन और शुभम के पास पहुंचती है तो वो दोनों भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बहुत ठीक है। अब जिसकी बहू ही इतनी स्मार्ट हो वो ठीक तो होगी ही ना। आपकी मम्मी तो ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार भी नहीं थी, डर रही थी कि उनके पेट में स्टोन था, इसलिए उन्हें बार बार दर्द होता था। वो तो समय पर आपकी वाइफ उन्हें हॉस्पिटल ले आई और टेस्ट में सारी बातें पता चल गई, और अब एक छोटे से ऑपरेशन में आपकी माँ के पेट से हमने स्टोन निकाल भी दिया, तो शी इज एब्सोल्युटली फाइन। स्टोन जिस जगह पर अटका हुआ था, अगर देर हो जाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। मुझे लगा था तुझे चावल चढ़ाना नहीं आता, कपड़े तय करने नहीं आते, पर तुझे अपनी सास को बचाना जरूर आता है बहू। आज जब मेरे पति और बेटा घर पर नहीं था तो तूने मुझे बचा लिया। जो तू कर सकती है वो तो कोई नहीं कर सकता। मेरी शादी हो रही है माँ, मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगी कैसे रहूंगी दूर माँ? तू दुखी हो रही है या खुश हो रही है? दूर जाने की खुशी है या गम पता ही नहीं चलता। फिर बोले तुम मेरी बेटी को? अरे बेचारी हंसती ही तो है, अब बच्चा हंस रहा है तो भी दिक्कत। अरे बच्चा क्यों हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है, ये भी तो देख लिया करो। बस बच्चे की हंसी में कुर्बान हो रहे हो। अब माँ तो सारा दिन बेटी के साथ रहती है। अब वो जानती है कि बेटी के हंसने का कारण क्या होता है, कब होता है और क्यों क्यों होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी हंसों की विदाई हो रही थी। माँ रो रही थी, सास समझा रही थी, लेकिन बेटी
चिंता ना करें बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है। हम पूरा ख्याल रखेंगे, रोइए मत समधन जी। माँ आप ना अपना ख्याल रखना। और मेरी याद आए ना तो ऐसे ही रो लेना माँ, जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बेटा, माँ रो रही है, तू हंस रही है। माँ ना मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन माँ से बिछड़ने का दर्द थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। वो रो रही है बहन जी, बस थोड़ी अदा अलग है उसकी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू ऐसे ही हंसते हुए रोती है? बस समझ लीजिए कि आप लोगों के घर से आज से रोना धोना खत्म। मेरी बेटी हमेशा हंसेगी, दुख में भी और सुख में भी। और जहाँ बहू बेटी हंसती है वो घर स्वर्ग बनना तो तय है। हाँ जी, और घर वाले स्वर्गवासी। चलो अब तो हो लिया ब्याह, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी हंसा बहू आ जाती है ससुराल, मायके से यहाँ आने के बाद। बहू, ओ बहू, वो कल घर में सब मोहल्ला तुझे देखने आएगा तो तैयार रहना। जी माँ जी, अब तो शगन में पैसे भी मिलेंगे। क्यों? जरूर जरूर, मैं तो तैयार हो जाऊंगी पक्का। तो शगुन के लिए अगले दिन बहू टिप टॉप से तैयार हो जाती है। तो आ जाती है आसपास की सारी बुढ़िया बहू के दर्शन करने के लिए। वही बहू, एक से बढ़कर एक बुढ़िया की रेंज है माँ जी आप लोगों के मोहल्ले में। कोई हम लोगों की उम्र का नहीं है क्या? कैसी बात कर रही है बहू, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहते। अरे क्या बात हो रही है सास बहू के बीच में? नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। आंटी क्या होता है? चाची बोलो चाची बेटा, तेरा पति भी यही बोलता है। वैसे तेरे पति को ना कमर में चढ़ाकर मेला दिखाने ले जाती थी मैं, लेकिन बहू एक बार गिर पड़ी थी बहुत जोर से, तब से कमर हिल गई। बहू बुढ़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कब कैसे कहाँ गिर पड़ी, अब बोलिए तो। है, बड़ी बेशर्म बहू है। अरे मैं गिर पड़ी, इस बात पर ये हंस रही है। नहीं नहीं चाची, मैं तो दुखी हूँ। अब कैसे जताऊँ दुख। सास को पता होता है बहू की आदत के बारे में, लेकिन पास की चाची को कौन समझाए। मैंने तो सोचा था बहू की मुंह दिखाई में 15,000 दूंगी, लेकिन अब तो 500 देने का भी मन नहीं हो रहा। बहू के हंसने की आदत से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सभी चले जाते हैं। माँ जी मैं तो चली खाना बनाने, फिर बर्तन कपड़ा झाड़ू। बहुत काम है माँ जी। चलो, ये तो है कि घर का काम खुशी खुशी करती है, मुंह नहीं बनाती। ठीक है बहू, जा जाकर काम कर। माँ जी मैं ना बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा तो मदद कर लिया करो। अच्छा, तो ये वो वाली हंसी है। बहू देख, मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे क्यों घर लाती। सास भी बहू की तरह हंसकर आगे निकल जाती है। फिर एक रोज, माँ जी क्या बात है, आप काफी दुखी लग रही हैं। क्या हो गया? बहू मैं दुखी हूँ और तू हंस रही है। खैर तुझसे क्या गिला करना, तेरी तो आदत ही है। हाँ बहू, दुखी तो हूँ मैं। वही तो मैं सोच रही थी, 4 दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं निकली है, क्या हो गया माँ जी? वो सक्सेना जी है ना, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया है। कौन सक्सेना जी माँ जी? वही आपके पार्क वाले दोस्त जिनके साथ आप वॉक करती थी? हाँ बहू, अब वो नहीं आ रहे तो मेरा भी दिल नहीं करता पार्क जाने का। सोच रही हूँ तेरे साथ जाकर उनके घर में अफसोस कराऊं। हाँ माँ जी, वाह वाह, क्या बात कही है। चलिए चलिए चलते हैं। तभी आ जाते हैं ससुर। कौन सक्सेना? तो ये करना चाहती हो तुम पार्क में? शादी मेरे साथ की और वॉक सक्सेना के साथ? अरे सक्सेना नहीं आ रहा पार्क तो तुम भी नहीं जा रही? वाह जी वाह। बहू जरा पूछ, तेरी सास से शर्म वर्म आती है कि नहीं? माँ जी वो ससुर जी पूछ रहे हैं कि
हाँ हाँ, ज्यादा पुलिस कमिश्नर बनने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या है जी, आप भी इस पगलिया की बात में आ रहे हैं? अरे भाई जैसे हैं वो, अब बीवी नहीं रही तो दुख तो होगा ना हर किसी को। भाभी थी वो मेरी भी, भले ही मुंह बोली ही क्यों ना हो। ससुर सास की बात को समझ जाते हैं, लेकिन बहू के साथ अफसोस करने जाना सास को कितना महंगा पड़ जाता है, ये भी देखिए। अरे सक्सेना जी, बड़ा दुख हुआ। क्या हो गया था भाभी जी को? अब क्या बताऊं पुष्पा बहन, उम्र का तकाजा है, जाना लिखा था तो साथ छोड़ गई। सास सक्सेना को रोता देखकर उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, क्यों? बस ये बोलना ही था कि बहू हो जाती है शुरू। आपकी बीवी क्या गई, मेरी सास ने तो वॉक करना भी बंद कर दिया। आपको अकेलेपन की पड़ी है, यहाँ मेरी सास सिंगल से फिर डबल हो गई। और पता है आज पापा जी को क्या लगा? अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा। उनकी बीवी नहीं रही है, दुखी है वो। क्या माँ जी, देखिए ना, मुझे भी तो दुखी है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर है? बहन जी, तुम अपनी बहू को लेकर निकलो यहाँ से। ये ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालना पड़े। मेरी बीवी नहीं रही और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अरे निकलो यहाँ से। सास बेचारी बहू को लेकर रिश्ते सुधारने गई थी, लेकिन बहू ऐसी निकली कि खैर घर आकर सास बहू को खूब झाड़ती है। इतना बोलती है, इतना बोलती है कि मैं अब ना इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या बताओगी? देखो वो माँ के मुंह बोले भाई हैं और तुमने क्या कर दिया? किसी की मौत पर हंसी उड़ाना सही नहीं है ना। मैं नहीं रहना चाहती अब, प्लीज़ मुझे मेरे मम्मी पापा के घर भेज दीजिए थोड़े दिनों के लिए। पति देखता है कि हर बात पर हंसने वाली उसकी बीवी अचानक से शांत कैसे हो गई। अच्छा ठीक है हंसा, थोड़े दिनों के लिए चली जा तू, जब ठीक लगे तो वापस आ जाना। हंसा मायके जा रही होती है, वो सास के पैर छूती है। हाँ हाँ निकलो, अभी निकलो, ऐसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। माँ बस करना, देख वो कैसे जा रही है, बेचारी कल से एक बार भी हंसी नहीं है। अरे ना हंसी, मैं तो कहती हूँ जीवन भर रोए ये, निकाल इसे घर से बाहर। बहू बाहर चली जाती है, मायके की बस पकड़ती है, अकेले ही मायके भी पहुंच जाती है। देखकर माँ कहती है, मेरी बेटी आई है। अरे बेटा दामाद जी कहाँ है? बेटी कुछ नहीं बोलती, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे मैंने तो हंसती खेलती बेटी भेजी थी, ये क्या कर दिया इन लोगों ने? देखो लग गई ना नजर मेरी बेटी को। बेटी खाने के टेबल पर आती है, खाना खाती है और सीधा रूम में। बात करिए जी दामाद जी से। बच्चों से बात क्या करना, सीधे इसकी सास को ही फ़ोन करता हूँ। नहीं नहीं आज नहीं, 2-4 दिन बाद करना, तब तक हम भी सोच लेते हैं। उधर ससुराल में पति भी शांत हो जाता है, वो भी घर में शांति से खाता पीता और किसी से बात किए बिना अपने कमरे में चला जाता। कैसा सा घर हो गया है बहू के जाने के बाद, जैसे मनहूसियत ही फैल गई है। भगवान, बहू के बिना घर कैसा लग रहा है, बहुत याद आती है बहू की। 2-4 दिन बाद सास बहू को लेने उसके मायके पहुंच जाती है। बहू सास को देखकर उनके गले लग जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी भी अब नहीं हंसूंगी। ना 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 मेरी बेटी, तू तो हंसती ही अच्छी लगती है। जो गया वो तो चला गया, हम क्यों रोए, हमें तो जिंदगी जीनी है ना, तेरे बिना सब बेकार है। बहू तू तो चिड़िया है हम लोगों के घर की, तेरा पति भी तेरे बिना दुखी रहता है। सास बहू के माता पिता से मिलकर अपनी बहू को घर ले आती है। अब बहू हंसती तो है, लेकिन वहीं हंसती है जहां हंसना जरूरी है।